गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कीमत की भूमिका। आपको मैंने इसकी सबसे पहले परिभाषा यही दी थी कि कीमतों की भूमिका क्या है, यानी प्राइसिंग। अगर मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि हम अगर अपने पड़ोसी को चीनी देते हैं और बदले में वो अगर हमें उसकी मुद्रा देता है, यदि पैसे चुकाता है, तो उसको बाज़ार कहते हैं। तो किसी भी बाज़ार में, चाहे वह देशीय बाज़ार हो, वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो, बाज़ार में जब तक क्रेता विक्रेता के बीच में मुद्रा का आदान प्रदान, यानी कि मैंने अगर कोई भी सामान किसी को दिया तो मैं विक्रेता हुई, और अगर किसी ने मेरे से सामान खरीदा तो वह क्रेता हुआ, और उसको जब तक उसने पैसे हमको नहीं दिए उसके बदले में, मेरे सामान देने के बदले में, तब तक वह बाज़ार नहीं कहलाता। और बाज़ार में सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के अंतर्राष्ट्रीय विपणन की जब हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतों की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो तरह की कीमत होती हैं, एक तो कीमत और एक गैर कीमती तत्व, यानी कि प्राइस यानी मूल्य, यानी कि अमाउंट, जो भी रुपया है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, चाहे वो कैनेडियन डॉलर हो, चाहे वो यूएस डॉलर हो, चाहे वो चाइना की करेंसी हो, चाहे वो सऊदी अरब की करेंसी हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो पॉन्ड्स में हो। ब्रिटेन में क्या चलता है? पॉन्ड्स। तो कहने का मतलब है जब तक मुद्रा का नहीं आता की भूमिका है तो वो क्या कहलाती है? कीमत तत्व की भूमिका। अर्थशास्त्र का सामान्य सा सिद्धांत है कि कम मूल्य पर मांग ज़्यादा होती है और ऊंचे मूल्य से मांग में गिरावट हो जाएगी, यानी डिमांड एंड सप्लाई। जैसे ही आपकी मांग ज़्यादा होगी, मूल्य क्या हो जाएगा? ज़्यादा। लेकिन जैसे ही आपका मूल्य ज़्यादा होगा, आपकी मांग कम हो जाएगी। ये इसी तरह से वाइस वर्सा चलता है, ये अर्थशास्त्र में कहा जाता है। कीमतें अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अपना व्यापक महत्व नहीं रखती हैं, फिर भी उसकी सीमित उपयोगिता एवं वह कहीं कहीं व्यापक उपयोगिता को भी नकारा नहीं जा सकता। कीमतों का अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि जिस देश को वस्तुओं या माल का निर्यात किया जा रहा है वह विकसित देश है या विकासशील देश। विकासशील देश में अक्सर हमें अपनी कीमतें, यानी हमारे जो उत्पाद का जो मूल्य है वो हमें कम रखना पड़ता है, और विकसित देश में हम अपने मन चाहे मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि विकसित देश को वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है तो सामान्यतः वहाँ पर विपणन कीमतों की भूमिका नहीं होती। यानी विकसित देश है, वो उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, उसकी मूल्य चुकाने की जो हैसियत है, यानी जो मूल्य चुकाने की जो उसकी शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा होती है। यह स्थिति विकासशील देशों में नहीं होती। वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक व्यक्ति की जो औसतन आय है वो विकसित देश के कंपैरिजन में कम होती है। उनकी क्रय शक्ति सीमित होती है। इसी वजह से जब हम कोई उत्पाद बेचते हैं और वह उसकी मूल्य हमने बहुत ज़्यादा रख रखी है, तो अक्सर उस उत्पाद को खरीदते समय उन्हें दो बार सोचना पड़ेगा। चलिए मैं एक बहुत साधारण उदाहरण आपको देती हूँ। आप अलवर शहर में रहते हैं या किसी भी छोटे शहर में रहते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं, वो जो ब्रांडेड शोरूम्स हैं, चाहे वो जूतों की, चलिए आप लोग युवा वर्ग के लिए जूतों की बात कर लेते हैं, नाइकी के, इसके एडिडास के, रिबॉक के, प्यूमा के जो कपड़े हैं, जूते हैं, प्रति औसत आय, मतलब जो औसतन हमारी आय है उसके अनुसार एक ज़्यादातर छोटे शहरों में लोग 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा के जूते नहीं खरीद सकते, बनिस्बत की अगर आप बड़े शहरों में जाएं या विकसित शहर, मैं विकसित शहर जैसे कि बॉम्बे, जैसे दिल्ली, जैसे बेंगलोर, अगर आप वहीं पे प्यूमा का शोरूम देखेंगे तो वहाँ पर आपको जूते 10,000 से 20,000, 25,000 और 1 लाख तक के भी मिलते हैं। लेकिन चूँकि छोटे शहरों में लोगों को इतनी महंगी चीज़ें खरीदने की आदत नहीं होती, इसीलिए
उनके लिए वही शोरूम, चाहे वो प्यूमा का ही शोरूम है, लेकिन वहाँ पे आपको उत्पाद मिलेंगे वो मीडियम रेंज के मिलेंगे, जो मतलब कि सस्ते दामों पे मिलेंगे या डिस्काउंट में मिलेंगे या फिर बहुत लो कैटेगरी के मिलेंगे, ताकि वहाँ पे उन्हें पता है कि उपभोक्ता इस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी। अगर एक शोरूम, छोटे शहर का शोरूम मालिक अगर 1 लाख रुपए के जूते रख के बैठा है, तो वो अगर उसने इतना पैसा इन्वेस्ट भी किया है कि वो महंगे माल खरीद के मतलब परचेज़ किए उसने, तो उसे पता है कि आगे उपभोक्ता इतना महंगा सामान खरीदने वाले नहीं है, उसको अपने उपभोक्ताओं के बारे में पता होता है। तो वही बात है कि आपको जब अंतर्राष्ट्रीय विपणन करते हैं, तो आपको जिस देश में आप अपना माल निर्यात कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वह जो देश है विकासशील है या विकसित है। उसी अनुसार आप मूल्य अपने निर्धारित कर सकते हैं। अब एक और तत्व है जिसकी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है, वो है गैर कीमती तत्व। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में गैर कीमत की तत्व का अपना एक प्रभाव है। वास्तव में यही घटक विश्व विपणन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है विश्वास का तत्व, यानी गुडविल। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विपणन में 1 लाख 2 लाख का निर्यात नहीं होता, यहाँ पे करोड़ों का निर्यात और आयात होता है। और ऐसी जगह आप आयात निर्यात कर रहे हैं जिस क्रेता को, यानी जो आपका खरीदार है, उसको आपने कभी देखा नहीं है। अगर आप भारतवर्ष में निर्यातक हैं, तो क्या ये संभव है कि आपने कनाडा में माल भेजा, या आपने ग्रीस में माल भेजा, या रशिया में माल भेजा, या आपने ब्रिटेन में, कई अलग अलग देशों में आपका माल बिकता है, तो क्या ये संभव है कि आप यहाँ से बैठे हुए आप दूसरे देश के क्रेता को जानते हो? नहीं। ये अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दलालों के बारे में, उनका यही कार्य होता है, क्योंकि दलाल की भी गुडविल, जब हम दलाल के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बार बार ये बात पढ़ाई थी कि एक दलाल जो हम रखते हैं, उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुडविल अच्छी होनी चाहिए। साथ ही निर्यातक की गुडविल अच्छी होती है, या फिर क्रेता जो खरीदार है आपका, उसकी गुडविल भी महत्वपूर्ण होती है। विश्वास, आप जो यहाँ से माल भेज रहे हैं वो विश्वास पर ही भेज रहे हैं, क्योंकि उसका पेमेंट हाथिया, जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें तो आपने पेमेंट जो आपने आज माल बेचा उसका पेमेंट हाथियात आपको मिल जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपकी पूरी जहाज के द्वारा या पूरी कार्यवाही के द्वारा आपका माल जाएगा, 1 महीने में पहुँचेगा, फिर वह क्रेता उसको अपने मार्केट में बेचेगा, और फिर बेचने के बाद तो लगभग कम से कम एक निर्यात को का पेमेंट जो आता है, जो क्रेडिट जिसे बोलते हैं, क्रेडिट आना यानी कि अमाउंट आना, उसका भुगतान होना, उसके लिए मिनिमम 3 महीने लगते हैं। तो 3 महीने आपने किसी को, अगर आपने बिना पैसे के माल, क्रेडिट यानी उधार पर, अंतर्राष्ट्रीय विपणन उधार पर चलता है, कैश पेमेंट पे नहीं चलता। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में जब विश्वास होगा तभी आप किसी निर्यातक को अपना माल इतनी दूर तक भेज पाएंगे। फिर है उत्पाद विभेदीकरण एवं ब्रांड निष्ठा। ब्रांड निष्ठा मैं आपको जैसे बता चुकी थी पिछली कक्षाओं में भी, कि युवा वर्ग एक उत्पादक का जो उत्पाद है उसके लिए जो उपभोक्ता हैं उनकी उस ब्रांड में निष्ठा होती है। अगर मैंने एडिडास के जूते पहले पहने हैं और वो बहुत अच्छे निकले, तो एक युवा वर्ग में खास रूप से, बड़े और छोटे लोग तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन एक युवा जो पूरा जो वर्ग है वो ब्रांड के प्रति उसकी निष्ठा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप शैम्पू लॉरियल का यूज़ करते हैं या सनसिल्क का यूज़ करते हैं या डव का यूज़ करते हैं, तो आप शैम्पू जल्दी से नहीं बदलेंगे। अगर उस शैम्पू की कीमत पिछली बार जब आपने खरीदी तो 45 रुपये थी और इस बार खरीदी तो 48 रुपये है, तो भी आप उस 45 से 48 रुपये की कीमत पे फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आपकी ब्रांड निष्ठा इतनी ज़्यादा है कि मैं पहले से ही हमेशा से ही डव से बाल धोती हुई आ रही हूँ, शैम्पू से, तो मैं अगली बार 48 रुपये देने को भी तैयार हो जाऊँगी। आपकी ब्रांड निष्ठा कब टूटेगी? जब आप पिछली बार 45 का खरीद रहे थे, आपने फिर भी 48 का खरीदा और सडनली उसकी मूल्य बढ़कर 90 रुपये हो गई या 100 रुपये हो गई उसी बॉटल की, तो आपको लगेगा कि मैं किसी और शैम्पू को यूज़ करके देखूं। अदरवाइज़ ज़्यादातर हम ऐसा ही करते हैं
कि जो हमारा ब्रांड की चीज़ हम उत्पाद में, जो क्रीम हम लगा रहे हैं, जो वस्त्र हम पहन रहे हैं या जो अंडरगारमेंट्स हम पहन रहे हैं, वो ही उनको ही हम रिपीट करना पसंद करते हैं। फिर आता है कीमत और कीमत संबंध का पूर्वाग्रह, यानी कि कीमत और किस्म के बारे में जो संबंध है, इसके बारे में उपभोक्ताओं को पूर्वाग्रह होता है। ऐसा लगता है कि ग्राहक ऊंचे मूल्य वाले उत्पाद किस्म के बारे में संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि उन्हें ये मन में, हमारे दिमाग में ये बात फिक्स है। आप अक्सर आपकी उम्र के बच्चों में, जो मैं फिर बात करूंगी युवा वर्ग की, कि कीमत और किस्म, यानी कि अगर ये स्वेटर 2000 रुपये का मिल रहा है मार्केट में, तो हम ये मान के चलते हैं कि वह अच्छी क्वालिटी का ही होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि पूर्वाग्रह, यानी हम पहले से ये मान लेते हैं कि ये स्वेटर क्योंकि 2000 रुपये का है तो ये अच्छा ही होगा, अगर ये 200 रुपये का है तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो विकसित देश अक्सर इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और वे क्या करते हैं, क्योंकि ब्रांड निष्ठा बहुत अच्छी है, इससे पहला वाला पॉइंट हमने पढ़ा, तो वे, उन्हें पता है कि अगर इसका प्रॉफिट कमाने में इसका फ़ायदा उठाते हैं, अगर उसका मूल्य, जो क्रय लागत है, जो मतलब उत्पाद की लागत है, वह 200 रुपये पड़ रही है, तो वह उसको 500 रुपये में भी बेचने को तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उपभोक्ता ये महंगी चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, महंगी चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे। यह चीज़ विकासशील देशों में नहीं होती, क्योंकि विकासशील देश के उपभोक्ता अक्सर 2-3 जगह खोजते हैं कि अगर सेम लगभग उसी तरह का उत्पाद मुझे 2000 की जगह अगर मुझे 1800 में मिल रहा है या 1500 में मिल रहा है, तो हम 4 जगह जाकर और फिर हम एक सबसे अच्छी चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन विकसित देशों में ये नहीं होता, क्योंकि उनकी खुद की जो उपभोक्ता हैं, उनके परचेजिंग उनका जो औसत आय है वो बहुत ज़्यादा है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो वो अक्सर महंगी से महंगी चीज़ों में बिना दिमाग खर्चिए प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। फिर सुपुर्दगी की गति, ये चीज़ ऑनलाइन में आजकल आपने कोविड के बाद से आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है। ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर हम ये चीज़ देखते हैं कि हम उस जगह से माल जल्दी खरीदना पसंद करते हैं जहाँ पे आपने आज ऑर्डर किया और 2-3 दिन में उसका ऑर्डर आपका घर पर आ गया, तो आपको खरीदने की जल्दी आप उस जगह, उस साइट पर या उस पर ज़्यादा खरीदना, जल्दी से जल्दी खरीदना पसंद करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे। यानी कि मैं एक उदाहरण देती हूँ, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है और ऐसे कई सारे ऑनलाइन बाज़ार हैं जहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं और वह कल या परसों में आपको माल पहुँचा देता है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी बार बार खरीदना पसंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में भी अगर हम बात करें तो एक तो माल हम निर्यातक के तौर पर पानी के जहाज से भेजें और एक हम माल उससे हवाई जहाज से भेजें, तो हवाई जहाज से भेजने पर हमको जल्दी माल पहुंचता है, तो हमको नेचुरली ऑर्डर्स जल्दी मिलेंगे। क्रय की आवृत्ति यानी कि खरीदने की क्षमता, हम इस बात को अभी भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रय करने की आवृत्ति यानी कि कईयों की, जब अगर हमारी परचेजिंग पावर कब ज़्यादा होगी, जब हमारी कमाई अच्छी होगी। तो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर अक्सर उनकी औसत आय ज़्यादा है, उनकी घरेलू आय ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो उनकी खरीदने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। विक्रय के पूर्व और पश्चात की सेवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आज आप टीवी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो अक्सर आप हमेशा ये देखते हैं कि इसकी गारंटी कितनी है, इतनी वारंटी कितनी है। गारंटी मतलब अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया तो बदलना, और अगर कोई पार्ट उसके बाद वारंटी क्या होती है कि वो आपकी जो ख़राब हो गया उसको ठीक करके देंगे। और तो अगर कोई प्रोडक्ट 2000 रुपये में है लेकिन उसकी गारंटी 1 महीने की है, 1 साल की है सॉरी, और कोई प्रोडक्ट 2500 में है लेकिन उसकी गारंटी वारंटी 5 साल की है, तो अक्सर हम ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हम जिसकी गारंटी वारंटी ज़्यादा है, यानी कि जो पश्चात की सेवाएं, आफ्टर सेल सर्विसेज,
यानी हमारा प्रोडक्ट हमें खरीदने के बाद उसको वापस से ठीक करने की कितनी सेवाएं मिलती हैं, या उसको हमें उसकी सर्विसिंग, कई उत्पाद ऐसे हैं जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जिनकी सर्विसिंग भी होती है, गाड़ी है, कार है, सर्विसिंग ज़्यादा होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम खरीदना पसंद करते हैं। साख की शर्तें, यानी कि जो मेरी गुडविल है, जो मेरी साख है, उसकी शर्तें, उसको ये अक्सर इंजीनियरिंग के जो माल होते हैं उनमें डिपेंड करता है, उन पे ज़्यादा ये अप्लाई होती है ये पॉइंट, क्योंकि क्रय करने के लिए विदेशी ग्राहकों को उधार शर्तों पर माल का विक्रय करते हैं, और इन मामलों में जिस उत्पादक की ब्याज की कम दरें, भुगतान की अवधि अधिक और सरल शर्तें होंगी, वह उत्पादक या निर्यातक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों का विपणन कर सकेगा। इन वस्तुओं के क्रेता कुछ अधिक कीमतें देने को भी तैयार हो जाएंगे अगर साख की शर्तें उनके अनुकूल हों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। कीमती और गैर कीमती तत्वों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है प्राइसिंग में। थैंक यू।